कितने साल पहले शादी हुई, कैसा स्वभाव रहा महिमा का यहाँ घर पे? मेरे भाई को मारने को उगार होती थी। जब भी हम देखते थे गर्दन पे नाखूनों के और चेहरे पे नाखूनों के निशान रहते थे। जो उनका किराएदार है या उसका जो लवर है वो उसको कॉल करता था महिमा के भाई ने और उस किराएदार ने, और 3-4 लोगों ने मिलके 2-3 बार मारा भी उसी के घर पे बुला के। जिन लोगों ने ये काम करा वो अभी तक उनके ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे को तो ये है कि जो भी अपराधी है उनको सज़ा मिले। पुलिस वाले भी हम जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि हम हमारे हिसाब से कर लेंगे, ये कर लेंगे। पूरे देश भर में पिछले कई दिनों के अंदर कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां पर एक महिला अपने प्रेमी के साथ मिलती है, उसके बाद अपने पति या फिर होने वाले पति की हत्या कर देती है। ये बहुत आम सी घटनाएं हो चुकी है और कई हाई प्रोफाइल केस आपने देखे होंगे, चाहे वो हाल ही में सिया वाला केस हो, केतन और सिया का, या फिर उससे जुड़े हुए पहले एमपी के अंदर जो केसेस हुए वो केसेस आपके सामने हो, नीला ड्रम की कहानियाँ हो। ये तमाम किस्से कहानियाँ अक्सर चलते हैं, लेकिन जयपुर के रामगंज के पास में रहने वाले यश की भी यही कहानी है। कोटा अपने भरण पोषण के लिए वो चला जाता है, उसके बाद ससुराल पक्ष के लोग उसे बुलाते हैं। परिवार का आरोप है कि बहला फुसला कर बुलाया गया, उसके बाद तमाम लोगों ने मिलकर उसे आग के हवाले कर दिया। ये यश है और इसका परिवार हमारे साथ बैठा हुआ है। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो हादसा हुआ, जो घटना हुई, क्या वो रची हुई कहानी थी, क्या साजिश थी या पुररंजिश थी। यश के भाई हमारे साथ है। सबसे पहले यश, आपसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या था इसके पीछे की वजह? क्या इसके पीछे की वजह जो उनका जो लवर था महिमा का वो है, और उसके जो फैमिली मेम्बर्स उन लोगों ने मिलकर ही ये काम करा है। कितने साल पहले शादी हुई, कैसा स्वभाव रहा महिमा का यहाँ घर पे रही? शादी तो अभी 1-1.5 साल पहले हुई है, फरवरी 2025 में तभी हुई थी शादी। और शादी के पहले मतलब शादी के टाइम तक तो ना ठीक रहते थे एकदम, फिर 15-20 दिन बाद ये ना उसका रवैया चेंज हो गया, क्योंकि उसके पास जो उनका किराएदार है या उसका जो लवर है वो उसको कॉल करता था। और मेरे भाई को इससे पहले तो प्रॉब्लम हुई, उसने प्यार से समझाने की कोशिश करी कि इस चीज़ों को छोड़ दो, अब ये जो फ़ोन वोन आ रहे बात मत क्या करो। लेकिन उस टाइम पे वो ज़्यादा अग्रेसिव होकर उसको रिप्लाई करती थी, तो वो चीज़ें थोड़ी आगे चलती गई कंटिन्यू, तो वो बहुत बड़ी हो गई। फिर वो उन चीज़ों ने क्या है फिर लड़ाई का रूप ले लिया। वो जब भी मेरे भाई उसको समझाता था या लड़ता था तो मेरे भाई को मारने को उगार होती थी। जब भी हम देखते थे लड़ाई के बाद तो उसके गर्दन पे नाखूनों के और चेहरे पे नाखूनों के निशान रहते थे। और जब भी वो उस तरीके की बोलता ना कि इससे बात मत करे, हमारी शादी हो गई, अब ऐसा करना है, तो वो लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। हमने उसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म किया कि आपके बेटी के पास ऐसे कॉल आता है, इसका कुछ है तो आप छुड़वा दो, इसको समझाओ अपने किराएदार को। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया कि उसका घर सही हो सके, बल्कि अगर उन्होंने उसको बुला के उसके भाई ने, महिमा के भाई ने और उस किराएदार ने और 3-4 लोगों ने मिलके 2-3 बार मारा भी उसी के घर पे बुला के। और ये केस अब वापस ऐसा हुआ, इस बार उसको ख़त्म ही कर दिया। क्या घटनाक्रम था उस दिन जब आपके पास फ़ोन आया अस्पताल से? क्या था वो? कोटा से जयपुर कैसे आया? क्या आप लोगों को जानकारी थी? और अस्पताल में कौन थे, कैसे? 11 तारीख को मेरा भाई जयपुर आता है शाम को। ये चीज़ हमें मामा ने बता दी थी पहले ही। शाम को जयपुर आया तो मम्मी ने रेगुलर उसको कॉल किए, 7-8 बजे तक करते रहे, 9 बजे तक कॉल करती रही मम्मी। उसका कॉल नहीं लगा, फिर मम्मी ने मामा को इन्फॉर्म करा कि उसका कॉल नहीं लग रहा। मामा बोलते कि मैं कॉल करके देखता हूँ, तो उसका भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर 12:30-1 बजे समथिंग हमारे पास SMS से एक अननोन कॉल आता है कि यश मावर जल गया, इसको आप घर ले जाओ। हमने किसी ने तो ध्यान नहीं दिया कि छोटा मोटा कुछ हादसा हुआ होगा। फिर हम SMS मेरी मम्मी और मेरे चाचा गए तो वहाँ पे देखा कि यश की डेथ हो गई। फिर हमने पता करा कि किसने हमारे को कॉल किया था, तो वहाँ पे पता चला कि पेशेंट के साथ कोई उसका केयर टेकर था, वो भी बेचारे गांव के थे। तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसी बात थी, 2 औरत और 1 आदमी आए थे जिन्होंने आपका नंबर और फ़ोटो दे दी हमें कि इनको इन्फॉर्म कर दो। फिर मम्मी ने उसकी फ़ोटो दिखाई महिमा की, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये औरत उसको छोड़ने आई थी। फिर हमने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कोई भी उसका ससुराल पक्ष का नहीं था, ना कोई पुलिस वाला था जो हमें इन्फॉर्म करे या फिर हमें गाइड करता उस टाइम पे। फिर ऐसी घटना हुई। फिर उसके बाद हम दूसरे दिन मुहाना मंडी गए तो वहाँ पे भी उन्होंने किसी तरीके की कार्रवाई नहीं करी अभी तक। क्या अपेक्षा है कि भाई बड़ा थे घर के और
चीज़ों की जिम्मेदारियां थी। अब क्या सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से क्या? अभी तक तो यही है कि मेरे भाई को इंसाफ मिल जाए, क्योंकि जिन लोगों ने ये काम करा वो अभी तक उनके ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस वाले भी हम जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि हम हमारे हिसाब से कर लेंगे, ये कर लेंगे। अभी तक ना उनसे कुछ बयान हुआ, ना किसी भी एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। हमने इतने लोगों के नाम लिए, इतने बार हम वहाँ पे पुलिस थाने गए, लेकिन किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया। जो माता जी है वो भी हमारे साथ है। देखिए, आप इस बात को अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हाल ही में 3 महीने से पहले यश के फादर एक्सपायर हुए। उसके बाद इनकी माताजी पे जो पहाड़ टूटा दुखों का, अब उनका जो जवान बेटा है वो भी इस दुनिया से चला गया। एक बड़ा दुखद है कि शादी हम देख कर करते हैं, परिवार ख़ानदान सब देखा जाता है, उसके बाद में शुरुआती दिनों में इस तरह के हालात जो बेटे की ज़िंदगी को उसकी शादी हमने लव मैरिज थी, उसको अरेंज मैरिज में करा। लड़की वालों ने मना कर दिया कि भाई हमारे पास खर्चा नहीं है, हम सम्मेलन से करेंगे। तो भी मैंने उनका सारा खर्चा उठाया है, शादी करी है। और फिर 15-20 दिन सही रही, उसके बाद इनकी लड़ाइयाँ चलने लग गई। उसमें मैंने खूब समझाया, भाई कोई बात नहीं है, पुरानी बातों को भूल जाओ, कोई भी ये फ़ोन आता है तो उसे मना कर दो और अपने पति के साथ ढंग से रहो। ऐसी कोई कमी नहीं थी यहाँ, लेकिन वो मतलब महीना भर ढंग से रही, उसके बाद वो ज़्यादातर टाइम पियर में ही निकाला। बेटा जाता था उधर मानसरोवर की तरफ ही काम करने, जयपुर प्रॉपर्टी में, तो वो उसी के साथ सुबह निकल जाती थी और शाम को बेटे के साथ ही आती थी। यहाँ नहीं रही, हमेशा जो भी डिसीजन लिए लड़की नहीं लिए। और यहाँ कहने लगी मैं इनके पास काम नहीं करूँगी, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगी, अलग रहूँगी। तो हमने इस मकान में भी रख दिया, ये सारा सामान उसी का है। हम उधर रहने लग गए, हमारे 2 मकान हैं आमने सामने, तो हम उधर रहने लगे, वो इधर रहती थी। फिर भी यहाँ नहीं रही। फिर मैंने पापा को कहा, भाई पापा ये यहाँ नहीं रह रहे। तो पापा ने, मेरे भाई ने उनको कोटा बुला लिया। वहाँ भी 4-5 महीने ढंग से रही, वहाँ भी लड़ाइयाँ शुरू कर दी। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए, तब भी 12 दिन में वो लड़ाइयाँ करती रही। उसके बाद भी वो आई कि अब जयपुर ही रहेंगे, तो वो एक दिन में वापस अपने पियर चली गई। बेटा वहाँ था और 11 तारीख को बुला के ये हादसा कर दिया। महिमा की जो मम्मी थी उनसे आपने बात की होगी भाई, उनके परिवार वालों से पहले आपने बात की, समझाइश की कोशिश की उनके परिवार में? उनके चाचा वगैरह आए थे समझाने, और महिमा की मम्मी भी आई, लेकिन वो कभी ऐसे नहीं बोली कि भाई यही तेरा घर है, यही तेरा ससुराल है, यही तेरे घर के सदस्य, इनको मान। लेकिन वो तो हमेशा बस जब भी आई है वो अपने बेटी को लेके चली गई पियर, उनको समझाने की कोशिश नहीं करी। ये हुआ, बेटा खो जाता है इंसान का तो एक बड़ा दुख है। लेकिन क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीद है सरकार से कि इस पूरे मामले में? मेरे को तो ये है कि जो भी अपराधी है उनको सज़ा मिले। और ठीक है, उसने सुसाइड करा है या जलाया है, उसकी निष्पक्ष तरीके से उसका जांच हो बस। पहले भी कोई केस हुआ इनके खिलाफ दोनों में? हाँ, इनके खिलाफ शादी के 15-20 दिन बाद ही, 25 दिन बाद ही ये ससुराल लेने गया, तभी इसके मतलब कि महिमा के घर वालों ने, भाई ने और सबने दोस्तों को बुला के मारा पीटा और मुहाना मंडी थाने में इसको बंद कराया। और दूसरे दिन हम इसको जमानत करवा के लाए थे। अब लेने जाते हैं, अब हर कोई पति है अपने ससुराल तो जाएगा ही ना, लेकिन उस केस के बाद वो कभी अकेला नहीं गया, हमेशा मेरे को ही लेके जाता था या दोस्त को लेके जाता था। और इस बार ये अकेला गया, इस बार ये बच के नहीं आया। ये हो नानी आप है, आपको बता के आया था यश जब जयपुर आया? बता के आया था कि मैं शाम को वापस आ जाऊंगा नानी, यूँ कह के आया था बस। क्या लगता है कि ऐसे जब हादसे हो जाते हैं परिवारों में, हम बेटियों को बचाते हैं, समाज में बात करते हैं, बेटियां ऐसा काम करेगी तो कैसे? बुरा ही लगता है, वो तो बेटी ऐसा काम करेगी तो। हमने भी समझाने की बहुत कोशिश करी पर वो नहीं समझी। हमारी बहू ने भी खूब समझाई पर नहीं समझी, लड़ती बहुत थी वो, बस यही है। नाना भी हमारे साथ है। देखिए भावुक पल ज़रूर है, क्योंकि
अक्सर लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस परिवारों को जोड़ने की कड़ी विवाह की होती है और उन परिवारों के बीच में ऐसे समस्याएं पैदा हो जाती है, ऐसे माहौल बन जाते हैं। बाबूजी, अगर ये हादसा किसी लड़की के साथ हो जाता, शायद प्रशासन, शासन, परिवार, समाज के लोग सब खड़े होते हैं। आज यश के साथ कौन खड़ा है ऐसे हालात? ऐसे हालात में देश के साथ कोई खड़ा नहीं है सर। जो भी है ये माई और भाई दोनों कर रहे हैं कोशिश, जो भी हो निर्णय होगा जो भगवान जाने। 15 तारीख को उसको यहाँ आना था, कोई काम था उसके, लेकिन वो 11 तारीख को वहाँ से रवाना हो गया। हमने पूछा भाई क्या कहाँ जाएगा, तो नाना मैं तो जयपुर जाऊँगा, नानी मैं तो जयपुर जाऊँगा। को भाई क्या काम है तेरे जयपुर जाएगा, जो तेरे को 15 तारीख बता रहा था, 15 तारीख में चला जाना। कि नहीं मेरे तो काम है, वापस आ जाऊँगा। तो भाई ठीक है। फिर उसने हमारे सामने दो भी रहता है, उसके सामने कपड़े वपड़े पे प्रेस वगैरह करा ली उसने, दाढ़ी वगैरह बनवा ली उसने। फिर उसके पास खुले पैसे नहीं थे, जो उसकी नानी से खुला पैसे मांगा कि नानी मारता है खुला पैसे दे दे उस धोबी को देने के लिए। तो फिर इसने 500 का रुपया इन्हें दे दिया। फिर उन्हें 500 का नोट और निकाला कि 500 का और हो तो दे दो। फिर हमने 500 का मेरे पास था जो मैंने दे दिया। वो पैसे धोबी को दे के और फिर वह रवाना हो गया। रवाना होने के बाद पाँचे वो सीधा जयपुर आया। 2 बजे की ट्रेन से बैठा, 4.5 घंटा लगता है। 6 बजे वो यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद वो सीधा उधर गया उसके ससुराल। तब मेरे को ये लगता है कि उसने मतलब प्लानिंग बना के ये काम किया। कहने का मतलब 15 तारीख को आता तो 11 को ही क्यों आ गया। ये प्लानिंग बना के उन्होंने सब कुछ सोच के और उन्होंने बोला कैसे पहले राजीनामा किया, ऐसे अभी राजीनामा करके चले जाएंगे, नाना नानी घोड़ा रड़ने लग जाएंगे। तो ये डाउट होता है। तो प्लानिंग से ये काम हुआ है। अभी किसने किया किसने नहीं किया तो पुलिस जाना साहब, हमको तो देखने आए नहीं, हमको तो ये स्टोरी मालूम है। यश का छोटा भाई वो भी कमा रहा है, समाज अच्छा अभी कमा रहा है, शादी नहीं हुई। समाज भी उस नज़रिए से देखता है, क्योंकि हर कोई गुजरता है तो सब वो सब चीज़ें देखते हैं। इसकी शादी भी होनी है, परिवार के लिए बर्डन भी है, कमाई का भी सोर्स। सब कैसा कितना मुश्किल हो जाता है। अब ये तो समाज के बीच में मुश्किल तो है ही है। इसकी शादी कैसे होगी, इसका क्या होगा, ये सब सोचने पे मजबूर करता है। आपने जब बात की थी इन सब चीज़ों पे, पुलिस की ओर से अभी तक कोई आश्वासन है या कोई जनप्रतिनिधि आपके साथ? पुलिस वाले तो स्टार्टिंग डे से है ना हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जब हम 11 तारीख को मेरे भाई एक्सपायर हुआ ना, तो 12 तारीख को हम FIR लिखवाने गए थे। तो उन्होंने पहली चीज़ तो FIR लिखने से मना कर दिया था। फिर हमने थोड़ा रिक्वेस्ट करा कि सर FIR लिख दो, तो हमने FIR लिखी थी एक, तो वो FIR के लिए उन्होंने मना कर दिया कि आप ऐसे कैसे बोल, बहुत मतलब है ना गरम एकदम अलग स्वभाव में उन्होंने बोला कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो कि उन लोगों ने मारा है, तुम लोग देखने गए थे कि वहाँ पे, और भी बहुत ऊट पटांग चीज़ें बोली जो मैं अभी यहाँ पे नहीं बोल सकता। ऐसी चीज़ें बोल के उन्होंने हमें भगाने की कोशिश करी। फिर हमने थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट करा कि सर प्लीज़ FIR तो लिखो, कुछ एक्शन तो लो उनके ऊपर। फिर उन्होंने अपने हिसाब से ही तोड़ मोड़ के किसी भी तरीके की FIR लिख के लगा दी। और उसके बाद हम जब भी इंक्वायरी के लिए जाते तो हमें टाल के भगा दिया जाता था। फिर मैं और मेरे मामा भी लास्ट टाइम सैटरडे को गए थे इंक्वायरी के लिए कि उनसे कुछ बात हुई या फिर किसी की भी एक गिरफ्तारी हुई क्या। तो उन्होंने बोल दिया कि पुलिस वालों को उनका काम मत सिखाओ, क्या करना है तुम अपना काम करो जाके। फिर मेरे मामा ने बोला कि चलते हैं अपन वापस घर पे। फिर आखिरी बार मामा ने से पूछा कि सर कुछ नहीं तो एक बार उनकी कॉल डिटेल निकलवा लो, क्या पता उससे कुछ चीज़ें पता चल जाएँ। तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ऐसे गर्म होकर हमें भगा दिया वहाँ से। फिर हम नॉर्मल घर आ गए। उसके बाद अभी तक हमने पुलिस वालों से भी कुछ बात नहीं करी। देखिए, यश बहुत छोटी सी उम्र में यहाँ से चले गए, लेकिन सवाल पीछे कई सारे छोड़ गए कि आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम किसी साजिश के तहत किसी ने रचा था, इसके पीछे कौन लोग थे, ये शायद अभी तक गुमनामी में चीज़ें चल रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से अगर साफ तौर पर काम किया जाए तो शायद मुलजिमों को पकड़ा जा सकता है, यश को न्याय मिल सकता है। और दूसरा चीज़ ये और है कि जब ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो पुलिस का जो रवैया है वो हमेशा झुका नज़र आना चाहिए, लेकिन वो अक्सर
जो पीड़ित पक्ष है उसको ही दबाने का काम करता है। आखिरकार जो सुशासन की बात करने वाली, सुरक्षा का दावा करने वाली मुख्यमंत्री की सरकार, भजनलाल सरकार, इन तमाम पहलुओं पर आखिरकार कब ध्यान देगी? शायद हम नारी शक्ति को आगे बढ़ाते बढ़ाते उस सीमाओं को लांघ चुके हैं जो आने वाले समय में इस समाज को झंझोड़ कर रख रखी है, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है जिसमें महिलाओं का जो रूप है वो आपको अलग नज़र आया होगा। लेकिन यश की जो कहानी है वो बिल्कुल उनसे मिलती जुलती है। ऐसे दो परिवारों को बांटना, दो परिवारों को नष्ट कर देना आखिरकार कितना जायज़ है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिरकार न्याय की लड़ रहे एक परिवार, सामान्य परिवार आपको नज़र आएगा। और एक बार इस बात को भी अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि ऐसे समय में आखिरकार इनके साथ कौन खड़ा है। सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के मुंह बंद नज़र आते हैं और कोई भी इसके ज़िम्मे लेने के लिए तैयार नहीं है। यश का पूरा परिवार जहां एक उस निर्भर था, उसके ऊपर परिवार के एक बड़े सदस्य के तौर पर जिम्मेदारी थी। आज उनकी माँ, उनके भाई न्याय की गुहार के लिए यहाँ बैठे हैं। आखिरकार वो किसके द्वार पे जाए, ये बड़ा सवाल है कि न्याय देने वाले अब तक आंख मीच कर पूरे सोए हुए हैं। लेकिन समाज को जागने की ज़रूरत है कि अगर बेटा या बेटी कोई भी गलत है तो उनके खिलाफ़ कम से कम आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये समय के साथ साथ इस समय की मांग भी है। और आने वाले दिनों के अंदर ऐसी चीज़ें दोबारा ना घटित हो, किसी का परिवार ना टूटे, किसी का बेटा यहाँ से ना उजड़े, इन तमाम चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।